हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स उपवन में। मैं हूँ राकेश साहू। आज इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 28 अगस्त 2025 को जो पेपर हुआ है उसमें से कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 900 रुपये पर 6% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 12 महीनों में साधारण ब्याज रुपया में ज्ञात करना है। कह रहा है कि 900 रुपये पर 6% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 12 महीनों में साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। मूलधन दे रखा है 900 रुपया, गुणे दर दे रखा है 6, समय 12 महीना यानी 1 वर्ष, क्योंकि 12 महीनों में ही 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष में 12 महीने, 12 महीना दे रखा है यानी 1 वर्ष बट्टे 100 कर देंगे। 1 0 2 0 0 0 कैंसिल। 9 का 6 से गुणा करेंगे, 9 गुणे 6, 1 से गुणा करेंगे आ जाएगा। तो 9 6 54 रुपया साधारण ब्याज होगा और यही आपका आंसर होगा। तो साधारण ब्याज 54 रुपया, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि x + 1/x बराबर 15 तो x³ + 1/x³ का मान क्या है। तो x + 1/x बराबर 15 दे रखा है। x³ + 1/x³ का मान निकालना है। x³ + 1/x³ का मान निकालना है तो करेंगे क्या, तो जो x + 1/x बराबर 15 दे रखा है इसका पहले हम क्यूब करेंगे, फिर यहाँ प्लस देखेंगे, प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा और इसी को 3 से गुणा करके लिखना होता है। तो 3 गुणे 15। अब इसी को हम हल कर लेंगे तो इसका मान पता चल जाएगा। 15 को 3 बार गुणा करते हैं तो 15 को 3 बार गुणा करते हैं तो 15 को 3 बार करते हैं गुणा, तो 15 को 15 से करेंगे 225 लगभग आ जाएगा। 15 25 75, 15 कम 15, 15 5 20 225 आ गया। फिर 15 से इसको गुणा कर देंगे, 15 25 75, 15 2 30, 30 7 37, 15 30 30 और 3 33, 33 75 हो जाएगा। 33 75, फिर माइनस 15 3 45 हो जाएगा। 15 3 45। अब 33 75 में हम 45 निकाल देंगे। 5 5 जाएगा 0, 7 4 गया 3, यहाँ 3 यहाँ 3, 3330, 3330, 3330, यही आपका आंसर होगा 3330। तो x³ + 1/x³ का मान 3330 हो जाएगा, 3330। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, तरह की 8 संख्याओं का औसत 124 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो यदि वह संख्याओं के योग का 16वां भाग है। कह रहा है कि यदि वह संख्याओं के योग का 16वां भाग है। 8 संख्याओं का औसत दे रखा है 124। तो पहले निकाल लेते हैं 8 संख्याओं का कुल योग कितना होगा। तो योग बराबर होता है एवरेज इंटू एन। योग बराबर होता है एवरेज यानी एवरेज इंटू एन। तो पहले हम निकाल लेते हैं योग, 8 संख्याओं का योग क्या होगा। तो योग बराबर हो जाएगा, योग बराबर औसत दे रखा है 124 गुणे एन, यानी संख्याएं कितनी दे रखी 8, गुणा कर देंगे तो 8 चौक 32 के 2 हासिल आए 3, 8 दूनी 16, 3 19 के 9 हासिल आए 1, 8 एकम 8 9, 992। कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो यदि वह संख्याओं के योग का 16वां भाग है। यानी कि यह संख्याओं का 16वां भाग है तो हम इसका 16वां भाग निकाल लेंगे तो संख्या पता चल जाएगी। तो 992 का 16वां भाग यानी 1/16 निकाल लेंगे तो वो संख्या पता चल जाएगी। इसको काट देंगे तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 बचा 1 इसके पास, 4 चौक 16, 3 बचा, 4 बट 32, फिर 4 से काट देंगे, 4 छंग 24, 4 छंग 24 6 बार, 4 दूनी 8 62। तो 62 आया। इसका जो कह रहा कि यदि वह संख्याओं के योग का 16वां भाग है, तो जो 62 है ये संख्याओं के 16वां भाग होगा। कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना था, तो सबसे छोटी संख्या 62 हो जाएगी और यही आपका आंसर होगा। 8 संख्याओं का औसत 124, तो इसका पहले योग निकाल लिए। योग बराबर होता है एवरेज इंटू एन बराबर 992 हो गया। कह रहा कि
सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो यदि वह संख्याओं के योग का 16वां भाग है। सबसे छोटी संख्या निकालना है जो संख्याओं के योग का 16वां भाग है, तो 992 का 1/16 निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या पता चल जाएगा जो कि 62 है, और यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु को 112 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है। कह रहा है एक वस्तु को 112 रुपए में बेचने पर 112 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है। उससे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। कोई वस्तु है 112 रुपए में बेची जाती है तो 30% की हानि होती है। 30% की हानि होती है तो मतलब वो 70% पर बिकती होगी। तो 30% की हानि हो रही है तो 100 में 30 कम हो जाएगा, बचेगा 70, यानी कि 70% पर वो वस्तु बिकती होगी। तो 30% की हानि यानी 70% पर वो वस्तु बिकती होगी। तो ये 70% बिकेगी, जबकि बिक रही है 112 रुपए में बिक रही है, यानी कि 112 रुपया सेलिंग प्राइस एसपी दे रखा है। तो 30% की हानि यानी कि 70% बिके गई है, जबकि बिकती है 112 रुपए में। तो इस 70% का जो मान होगा 112 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे तो 112/70 हो जाएगा। कह रहे कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 15% लाभ प्राप्त करना है तो कह रहा है कितने में बेचना चाहिए। तो 15% लाभ प्राप्त करना है तो इसको 115% पर बेचना पड़ेगा, क्योंकि जो 100% होता है वो वस्तु का क्रय मूल्य ही होता है। 15% लाभ प्राप्त करना है तो इसको 115% लाभ पर बेचना होगा। तो हम इस 115% का मान निकाल लेते हैं, यही हमारा आंसर होगा। तो 112/70 गुणे 115, इसको हल कर लेते हैं तो किससे कटेगा, 5 काट देते हैं, 5 कम 5, 5 एक कम 5, 2 बचा, 2 इसके पास, 5 को 20, फिर इससे काट देते हैं, 5 दूनी 10, 1 बचा, 1 इसके पास, 5 तियां 15, 14 से इसको बाद 14 अट्ठे 112, 8 बार। अब 23 का 8 से गुणा करेंगे, 23 का 8 से गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 के 4, 8 त्रिक 24 4 हासिल आए 2, 8 दूनी 16, 16 2 18, 184 रुपया। कह रहा है कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 184 रुपये पे बेचना पड़ेगा। 184 रुपये पे बेचेंगे तो 15% का लाभ होगा, और यही आपका आंसर होगा। 184 रुपया यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समषष्ठभुज, समषष्ठभुज यानी कि सम माने समान, षष्ठ माने 6, भुज माने भुजाएं, ऐसा त्रिभुज, ऐसा बहुभुज जिसके 6 भुजाएं समान हो, एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल बताना है जिसकी एक भुजा दे रखा 16√2 सेंटीमीटर। तो समषष्ठभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल ये होता है अंडर, यानी कि समषष्ठभुज 6 से गुणा कर देंगे, 6 गुणे √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। समषष्ठभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, और यहाँ पे गुणे 6 कर देंगे तो ये समषष्ठभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 6 गुणे √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब 6 यही रहेगा, √3/4 गुणे भुजा, भुजा इधर की 16√2, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 16√2 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको काट देंगे, देखो पहले तो 2 दूना 4, 2 ताई 6, 3√3, 3√3, 3√3 इधर हो जाएगा। 16√2 को 2 बार करेंगे तो 16 को 16 से गुणा करेंगे, फिर √2 को √2 से गुणा करेंगे, तो 16 को 16 से गुणा करेंगे, देख लेंगे कितना आएगा। तो 16 5 16 6 का 96, 96 हासिल 9, 16 कम 16 और 16 9 25 हो जाएगा। तो एक 256 हो जाएगा। 16 को 16 से गुणा करेंगे 256 हो जाएगा। 256 गुणे √2 को 2 बार करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा। इसको हल कर लेते हैं
तो 2 से इसको गुणा करेंगे, 2 छाक 12 और 3√3 गुणे 2 छाक 12 के 2 हासिला 1, 2 पंची 10, 10 से 11 हासिला 1, 2 दूना 4 1 5। अब इसको हम इससे गुणा कर देंगे, तो 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 पची 15 और √3 लगा देंगे। तो जिसका क्षेत्रफल होगा 1536 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। तो समषष्ठभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1500, क्या मिस्टेक हो गई थी, ये एक बार चेक कर लेते हैं। 6 गुणे √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर 6 ये हो गया, √3/4 गुणे भुजा 6 16√2 स्क्वायर, 2 दूना 4 2 बार, यहाँ पे 2 बचा हुआ था, बट्टे में 2 बचा हुआ है, √3 के बट्टे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, बट्टे 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो यहाँ भी बट्टे 2 हो जाएगा, यानी कि इन सब के 1/2 भी हो जाएगा। तो इसको हम 2 से भाग कर देंगे, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे, 2 बट्टे में रह गया था तो 2 बट्टे बचेगा, इसको काट देंगे, 2 सत्ते 14, 14 एक बचा, एक इसके पास, 2 छाक 12, एक बचा, 2 अट्ठे 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 768 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे बट्टे में 2 रह गया था, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 से भाग कर देंगे, तो 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि पहले 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो पहले 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं यानी कि लगातार 1 2 3 4 5 6, पहले 12 तक पूछ रहा है, तो यह 1 2 3 4 डॉट 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 12 तक बताना है। तो पहले 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो इन दोनों के बीच, इन प्रत्येक संख्याओं के बीच देखेंगे कि जो अंतर है वो समान है। 2 1 के बीच एक अंतर, 2 3 के बीच एक अंतर, 3 4 बीच एक अंतर, प्रत्येक के बीच जब अंतर समान होता है तो वो समांतर श्रेणी में आता है। तब वहाँ पर जो औसत निकालते हैं, औसत यानी एवरेज, एवरेज निकालते हैं फर्स्ट संख्या, फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो पहली संख्या 1 प्लस लास्ट संख्या 12, 2 से भाग कर देंगे, तो 12 1 13 हो जाएगा, 13/2, 13/2, इसको भाग कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 2 छाक 12.5, 6.5, जो 6.5 होगा यही इसका जो यानी कि औसत होगा 6.5। तो अगर प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत निकालना है तो फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2 कर देंगे, हल कर देंगे तो औसत निकल आएगा। तो पहले 12 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वो 6.5 होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर है को 56 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक सबसे बड़ी भुजा होती है और 2 छोटी भुजा होती है, और यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। समकोण त्रिभुज में एक 90 अंश का कोण बनेगा और 2 छोटे कोण बनेंगे। तो समकोण त्रिभुज ये कर्ण कहलाएगा, ये कहलाता है कर्ण, ये कहलाता है, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार होता है और ये लंब होता है। तो एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं भी रखी 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर है। 70 सेंटीमीटर जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण कहलाती है, 70 सेंटीमीटर, ठीक। और कह रहा कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 56 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है, तो ये मान लेते हैं 42 सेंटीमीटर, ये 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और ये है 42 सेंटीमीटर, ये है
कर्ण जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। कर एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर दे रखा है। समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखा है, 56, 42 और 70 सेंटीमीटर। कारक को 56 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। 56 सेंटीमीटर जो भुजा है इसके परितः घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है वो उसकी ऊंचाई बन जाती है। तो यहाँ पर जो ऊंचाई हो जाएगी 56 सेंटीमीटर, क्योंकि 56 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाता है। तो जिस भुजा के परितः घुमाते हैं तो वो उसकी ऊंचाई बन जाएगी, ऊंचाई। और जो आधार है वो त्रिज्या बन जाएगी। जो त्रिज्या हो जाएगी तो त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। और ये है एल यानी तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखते हैं, एल बराबर 70 सेंटीमीटर। अब निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई तो पाई रहेगा, आर का मान 42 हो जाएगा, एल का मान 70 हो जाएगा, प्लस आर का मान 42 हो जाएगा। इसको हल करते हैं, पाई गुणे 42, 70 42 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 7 4 11 हो जाएगा। इसको गुणा कर लेते हैं, इसको गुणा करते हैं 42 को 112 से, तो 112 का गुणा करते हैं 42 से, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 8 10 का 0 हासिल आए 1, 4 2 6 1 7, 4 4704, 4704, 4704 पाई। यही इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, 4704 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपका आंसर होगा। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4704 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ये करा कि एक्स वाई जेड क्रमशः 45 अनुपात 37 अनुपात 71 के अनुपात में एक राशि का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने 2790 रुपये का लाभ अर्जित किया तो वाई और जेड के हिस्से के बीच का अंतर क्या है। ये पार्टनरशिप से है। कह रहा है कि एक्स वाई जेड क्रमशः 3 व्यक्ति हैं, एक्स वाई और जेड। एक्स है, वाई है और जेड है। इन्होंने पूंजी का निवेश किया 45 के अनुपात में, और इसने किया 37 के अनुपात में, और इसने किया 71 के अनुपात में। कह रहे के अनुपात में राशि का निवेश करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट करते यानी लगाते हैं। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने 2790 रुपये का कुल लाभ अर्जित किया, वर्ष के अंत में इनका जो लाभ हुआ 2790 रुपया हुआ। कह रहा कि वाई और जेड के बीच अंतर क्या है, वाई और जेड के बीच अंतर क्या है। जब समय तीनों में समान होता है तो जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो इन्वेस्ट करता है वो लाभ के बराबर होता है, क्योंकि जो लाभ होता है, लाभ का रेशियो जो होता है, पूंजी तथा समय का गुणनफल ही लाभ का रेशियो कहलाता है। तो जो लाभ का रेशियो होता है वो पूंजी तथा समय का गुणनफल ही लाभ का रेशियो होता है। तो यहाँ पे जो समय है सब में समान लगा है, तो जो पूंजी लगाया है यही लाभ का रेशियो हो जाएगा। यही यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्ट किया है 45, 37 और 71 के अनुपात में इसमें पूंजी लगाई है, तो यही जो पूंजी है यही लाभ का रेशियो बन जाएगा, यानी प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। क्योंकि जो समय है सबका समान लगा, सबका एक वर्ष तक लगा, तो यही जो पूंजी है यही लाभ का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे लाभ जोड़ लेते हैं कि अनुपात में कितना होगा। ये अनुपात में लाभ कितना होगा, तो 7 1 8 8 5 13 के 3 हासिला 1, 7 3 10 10 4 14 1 15। ये अनुपात में जो लाभ आया है 153 रुपया है। 153 आनुपातिक है
अनुपात में जो लाभ 153 है, जबकि यदि वर्ष के अंत में उन्होंने 2790 का कुल लाभ अर्जित किया और ये लाभ जो हो रहा है 2790 रुपए हो रहा है। वर्ष के अंत में 2790 का लाभ हो रहा है, जबकि अनुपात में हो रहा है 153 का। ये भी लाभ दोनों लाभ बराबर हो जाएंगे। तो 1% का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे अनुपातिक 1 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2790 बट्टे 153। 2790 बट्टे 153। इसको काट देते हैं। 3 त्रिक 9, 3 पची 15, किससे कटेगा? अब 3 पची 15, 3 से काटे, 3 पची 15, 3 एकम 3, फिर 3 9 27, फिर 3 त्रिक 9, उतारिए 0। अब किससे कटेगा? ये 51। तो 900 अनुपात 1 का जो मान आया है 930 बट्टे 51। 17 3 51 3 बार, और 3 से काट देते, फिर 3 दूनी 6 बचाए, तो सॉरी 3 एकम 3 एक बार जाएगा, 3 एकम 3 2 बचा, 3 7 21, फिर 3 त्रिक 9, 3 एकम 3 0। अब 17 से क्या कटेगा? 17 एकम 17, 17 10 27, 28 29 30 37। तो यहाँ पे 17 17 एकम 17, 17 10 27 28 29 30 31 40। अब इसमें से अनुपातिक 1 का मान आया 310, यानी कि अनुपात 1 का मान जो आया है 310 बट्टे 17 आया है। अनुपातिक 1 का मान 310 बट्टे 17। पूछ रहा था y और z के बीच y और z के हिस्से के बीच अंतर बताना है। तो यहाँ पे अनुपात में अंतर निकाल लेते हैं। y और z के बीच अंतर कितना है? तो y और z के बीच अंतर निकालते हैं। तो y और z यानी कि y का मान 37, z का मान 71, अंतर निकाल लेते हैं। तो 71 में 37 निकालेंगे, 37 निकालेंगे तो दहाई लाए 11, 11 में 7 गए, दहाई लाए 11, 11 में 7 गए 4, यहाँ बचा 6, 6 में 3 गया 3, 34। तो y और z के बीच अंतर है 34 का। y और z के बीच अंतर कितना? 34 का। 34 का अंतर है। y और z के बीच अंतर निकालेंगे 34। यह अनुपात में 34 है। एक अनुपात मान 310 बट्टे 17 है, तो अनुपातिक 34 का मान निकालेंगे। एक का मान इतना है तो अनुपातिक 34 का मान निकालेंगे। तो अनुपातिक 34 का मान क्या हो जाएगा? तो 310 बट्टे 17 गुणे 34। 17 दूना 34 2 बार, 2 को इससे गुणा करेंगे तो 2 0 0, 2 1 कम 2, 2 3 6, 620 रुपया। तो y और z के बीच जो अंतर होगा वो 620 रुपए का होगा, और यही आपका आंसर होगा। यही आपका आंसर होगा। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।